देखिए फॉर द इंटरव्यू 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं उनके इंटरव्यू से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका रेफरेंस लेके फिर ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे आप लोगों को रियल इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका नॉलेज हो सके। इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली सिंपलर क्वेश्चन जो नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू होते हैं उसमें ऐसे ही सिंपलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज़ द ऊप्स? ऊप्स इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये करती क्या है, ये किस पे बेस्ड होती है? मेनली बेस्ड किस पे होती है? ऑब्जेक्ट पे। और जो क्या कंटेंट करके रखता है? डेटा एंड मैटर्स। डेटा क्या होता है? जैसे कि कलर, मॉडल, स्पीड। और मैटर्स क्या है? जैसे कि कोई भी चीज़ स्टार्ट स्टॉप, अपन स्टार्ट के अंदर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं ना, दैट इज़ मैटर्स, जो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, तो याद रखना, सोच और समझ के विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। दैट इज द डेफिनेशन। आप कैसे समझोगे? क्लास मतलब पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सब कुछ बताते हैं। जैसे कि ये हाउस है, हमारे हाउस के अंदर क्या क्या होगा हमने पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट। पर क्लास रन ही तब होगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब तक वो कैसे काम करेगी? एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट की तरह। ठीक है, और मेन चीज़ याद रखना, क्लास जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता उसकी कोई मेमोरी नहीं होती। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसको मेमोरी की अलोकेट होती है। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, जैसे कि ये बना दिए क्लास, ये बस एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब हम इन फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे तभी वो वर्क में आएंगी, जब तक वो एक टेम्पलेट की तरह काम करेगी। अब नाउ व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? अब अपन ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं कि भाई वो करेगा, तो वो है क्या? ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस मतलब हम जो ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसको रियल वर्ल्ड एंटिटी में, मतलब रियल वर्ल्ड में उसको यूज़ कर सकें। सो इसमें क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। इट हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर। मतलब इसका यूज़ करके ही तो हम जो भी अपने जो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है? जैसे कि हमने कार क्लास बनाई, ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब हम कार के अंदर क्या देना चाहते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट से हम जो भी फंक्शनैलिटीज़ है, मान लो इसने कोई कार की जो भी ब्लूप्रिंट है उसके अंदर एक कलर नाम की मेथड होगी, हमने उसको अलोकेट कर दिया रेड कलर। ऐसे ही हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, और अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही क्लास को मेमोरी अलोकेट होती है। तो मेनली ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास दैट हैव अ स्टेट एंड अ बिहेवियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोर पिलर ऑफ अ ऊप्स? तो मैंने ऑलरेडी मेरी जो वीडियोस हैं उसमें डिफाइन एक्चुअली में एक्सप्लेन कर रखा है फोर पिलर्स को। ये बस अपन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली पूछे कि क्वेश्चन व्हाट इज द फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स? तो वन इज इनकैप्सुलेशन, it is used for data hiding. Other one is a abstraction, it is used for hide a complexity and so only the necessity, मतलब नेसेसरी मतलब जो फंक्शनैलिटीज़ होती है ना उनको बस शो करता है, और जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है उसको हाइड करके रखता है। इनहेरिटेंस मतलब कोड रीयूजिबिलिटी, सॉरी कोड रीयूजिबिलिटी। क्या करेगा? इनहेरिटेंस एक दूसरे को मतलब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, जिससे हम और फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकें। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जिसके मैनी फॉर्म्स होते हैं, मतलब सेम मेथड नेम होती है बट डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग द डेटा एंड मैटर टुगेदर। मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन यूज़ ही क्यों होता है? ये अपन यूज़ करते हैं डेटा प्राइवेसी के लिए। मतलब अपन मेथड और जो भी डेटा है उनको एक यूनिट में बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, और अपन इसका गेटर सेटर मेथड का यूज़ करते हैं इनका एक्सेस लेने के लिए, बट इन अ कंट्रोल्ड वे। ठीक है, ये जैसे कि हमने बनाया है, ये प्राइवेट, ये सब हाइड करके रखा है अपन ने, पर हमको जो बैलेंस है और ये सब कंट्रोल कर रहा है। अब सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते ना, डेटा हाइड करना पड़ेगा। पर हमें अगर कोई चीज़ अपडेट और कुछ चीज़ सेट करनी है उसके लिए हम गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करते हैं, वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता क्या है? आप सोच के देखो, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स जस्ट पहले आप दिमाग में अज्यूम करो, तभी आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। अगर आप डायरेक्टली ऐसे डेफिनेशन पढ़ के ट्राई करोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक रिकॉल नहीं रहता। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है? तुम सोचो कि एब्स्ट्रैक्शन करता क्या है? वो क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होती हैं उनको हाइड करता है, और जो असेंशियल चीज़ें होती हैं उनको शो करता है। मतलब जो यूज़र है उसको ये पता चलेगा कि व्हाट मतलब क्या, उसको क्या करना है, यूज़र को ये दिखेगा। पर ये
हो कैसे रहा है ये किसी को नहीं पता है। जैसे कि तुम रिमोट में बटन दबाते हो, तुम्हें ये पता है, तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये बटन है बस। अब वो अंदर कैसे काम करेगी ये तुमको नहीं पता ना। एब्स्ट्रैक्शन भी इसी को ही वो करता है, इनेबल, मतलब ये इम्प्लीमेंट करता है। जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको हाइड करता है, जो भी सिंपलर चीज़ें हैं उनको यूज़र को दिखाता है। जैसे कि ये एग्जांपल, ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ये सिर्फ साउंड यूज़र को दिखेगा। जो हम कह रहे हैं कि व्हाट हमें करना क्या है, पर ये कर क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये यूज़र को नहीं दिखेगा। तो याद रखना, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हाइड करता है और सिंपल चीज़ों को शो करता है। ठीक है, अगर इंटरव्यू में पूछे तो ये सिंपल से डेफिनेशन बोल देना, शोइंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइडिंग अ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नॉर्मली। इनहेरिटेंस होता क्या है, आपको क्या लगता है, इनहेरिटेंस वर्ड से क्या समझ रहे हो। इनहेरिट करना ना, इनहेरिट करना मतलब हम किसी चीज़ से कुछ ले रहे हैं, तो यही सिंपल चीज़ होती है। हम ऐसे वर्ड्स बड़े बड़े देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें है ही क्या, सिंपल, हम अगर अपने पेरेंट्स से, मैं चाहे लूँ, मैं अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ लूँगी और अपनी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ ऐड करूँगी। मैंने अपने पेरेंट्स से जो लिया वही तो इनहेरिटेंस है ना। मतलब इसमें जैसे कि इस रियल में एग्जाम्पल देखते हैं, और जैसे मेरे फादर है, सन है, सन ने पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज़ ली, तो जो चाइल्ड है वो पेरेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप बना रहा है, इज अ टाइप रिलेशनशिप, मतलब वो उससे कुछ ले रहा है और अपना भी कुछ ऐड कर रहा है। तो जो इनहेरिटेंस जो रिलेशनशिप बनाता है, ये ज़रूर याद रखना, ये मोस्टली पूछा जाता है, दैट इज ए रिलेशनशिप। ओके, नाउ दैट इज़ एग्जाम्पल। ठीक है, हमने ये क्लास बनाई, ये मूव क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। अब ये क्लास एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके, जो कि जावा में होता है, व्हीकल को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब ये कार के, जो कार क्लास है वो व्हीकल के साथ क्या बना रही है, इच आ रिलेशनशिप बना रही है, मतलब कार व्हीकल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है और वो अपनी कुछ और प्रॉपर्टी भी ऐड करेगा कि वो अलग तरीके से मूव करे या कुछ और। ठीक है, तो समझ आ गया इनहेरिटेंस होता क्या है। अब आप याद रखना, बट मेनली चीज़ इज अ रिलेशनशिप बनाता है और ये इनहेरिट करता है पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही क्या समझते हो, आप पहले अज्यूम करके देखो, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म। ठीक है, तो अलग अलग एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से कैसे काम करती है, यही तो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि वन नेम मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ही नाम, एक ही इंसान अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि अपन मैं बहुत सारी बार ले चुकी, एक हीरो है, एक मूवी में वही हीरो का रोल प्ले कर रहा है, डिफरेंट मूवी में वो विलन का रोल प्ले कर रहा है, घर में वो बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही एक ही पर्सन है बट वो अलग अलग तरीके के काम प्ले कर रहा है, यही तो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपको याद रहेगा ना, जैसे कि चलो अपन एग्जाम्पल से देखते हैं टेक्निकल। ये क्लास है एनिमल, इसके अंदर हमने ये फंक्शन बनाया वॉइड साउंड। अब ये इस एनिमल हमने पेरेंट क्लास है, अब हमने इसको इनहेरिट किया। ये जो डॉग क्लास है उसके लिए अलग तरीके से काम करेगा, कैट के लिए अलग तरीके से काम करेगा। यही यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक नाम एक है पर काम अलग अलग है। ठीक है, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स भी होते हैं, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। बट वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन 9, दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे, वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकेंड वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप कंपाइल टाइम और रन टाइम आपने कभी कोड किया है तो समझ आता है ना, जब हम कंपाइल करते हैं किसी कोड को तब चीज़ हमको जो पता चलती है वो होती है कंपाइल टाइम, और जब हम रन कर रहे होते हैं तब जो इंटरनल चीज़ें वर्क कर रही हैं, जो डायनेमिक होती हैं, वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब समझो, अब जो रन कर रहा है वो हमें नहीं पता कि उस टाइम पे कौन सा चीज़ रन होगी, पर हम कंपाइल टाइम में, मतलब जो कोड जब रन होता है तब हम देख पाते हैं कि क्या कंपाइल टाइम में क्या हो रहा है। ऐसे ही कंपाइल टाइम को ही मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं और रन टाइम को ही मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। कंपाइल मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। कैसे कैसे पता चलेगा सेम नेम, मैंने अपनी अलग से वीडियो बनाई है उसमें अच्छे से डिटेलली बताया है। जैसे कि सेम नेम मतलब एक नाम का फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे ये एक ही नाम का है, ये भी साउंड है, मान लो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर यूज़ कर रहा है, यहाँ पे दो पैरामीटर यूज़ कर लें, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, अलग अलग तरीके से काम करेगा। ऐसे ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेम नेम सेम पैरामीटर। जो कंपाइल टाइम होता है वो एक ही क्लास के अंदर होता है, बट जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो मेथड ओवरराइडिंग होती है वो डिफरेंट क्लास में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो इंटरव्यू में होगा वो इतना सिंपलर बोलोगे तो वो उसको ईजी लगेगा एक एग्जाम्पल के साथ, बट अगर डिटेलली आपको समझना है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो। ठीक है,
नॉर्मली आपको मैंने जैसे समझाया वैसे याद रहेगा। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ओवरलोडिंग। अभी आप ये आपने क्या देखा, ये मेथड ओवरलोडिंग है, ये क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। कुछ सिमिलर सा वर्ड समझ आ रहे हैं ना? हाँ, डिफरेंट नहीं होता है, सिमिलर ही होता है, सेम फंक्शन नेम विद द डिफरेंट पैरामीटर्स। व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग से आप क्या समझते हो? आपने बाइक में कभी किसी को ओवरराइड किया है? ओवरराइडिंग सिमिलर होता है बट एग्जैक्ट वही नहीं होता है। कैसे होता है चलो अपन समझते हैं। जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स से अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली, अब अपन ने उसमें कुछ और फीचर्स जोड़ लिए। जैसे मेरे पापा जी सिर्फ गाना गाते थे, तो अब मैं गाना भी गाती हूँ, कुछ और भी काम करने लगती हूँ, कुछ और भी आता है मुझे, कुछ और एडवांस फीचर्स भी है मेरे अंदर। ऐसे ही मैंने पापा जी की जो फीचर्स है उनको क्या किया, ओवरराइड किया। जैसे चाइल्ड क्लास प्रोवाइड्स इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मेरी खुद की कुछ अलग चीज़ें हैं। और पेरेंट्स मैटर, जो पेरेंट्स के पास है वो तो ठीक है, बट मेरा भी कुछ है। पर एक सिंपल चीज़ से याद रखना, इसमें क्या होता है, सेम फंक्शन नेम होते हैं और सेम पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक तो ये है जो सिंपल है, जैसे पेरेंट ने कोई ड्राइंग बनाई, चाइल्ड ने उसको एडवांस और कुछ अच्छा ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। सिंपल सेम मेथड बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। याद रखना इसमें क्या होता है, देखो सेम मेथड नेम है बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे हमने कुछ और यूज़ किया है, यहाँ पे कुछ और कर रहा है। अब ये हुई पेरेंट क्लास, ठीक है। अब हमने इसको इनहेरिट कर लिया एनिमल को। अब ये ओवरराइड कैसे कर रहा है, ये ओवरराइड कीवर्ड है। देखो ये भी साउंड है, ये भी साउंड है, सेम मेथड है और सेम पैरामीटर्स हैं, मतलब यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। अब इसने कुछ और किया है बट यहाँ पे हमने कुछ और प्रिंट किया है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा ना। ये भी सेम मेथड है, ये भी सेम मेथड है। ये पेरेंट मेथड ने चाइल्ड मेथड ने पेरेंट मेथड को क्या किया, ओवरराइड कर दिया। ठीक है, समझ आया ना कि व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग, क्योंकि ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और ओवरलोडिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या समझते हो आप, क्या ओवरलोड हो गया होगा? नहीं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सबसे अलग होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, जो कुछ नया मीनिंग देता है हमको, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स है। जैसे 5+3 8 होता है, ये हमको पता है, पर अगर जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगाते हैं तो ये कुछ अलग देता है। जैसे कि हम बताते हैं कैसे करता है। जैसे कि 5+3 8 होता है, हमको पता है। हेलो प्लस वर्ल्ड हम ऐड करेंगे तो ये स्ट्रिंग में कैसे ऐड होता है, हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वो अलग तरीके से ऐड होंगे। कैसे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिमिलर सिंबल क्या होता है, ये होता है, देखो प्लस। अब हमने ये नॉर्मल था, अगर हम इसको कॉल करते ये सिंपली प्रिंट करता, बट नाउ जब हमने ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगाया, जब अब ये हम जो सी पैरामीटर है उसके साथ जो कॉल करेंगे, मान लो अगर आपने नंबर दिया है तो वो नंबर ऐड होगा, स्ट्रिंग किया है तो स्ट्रिंग ऐड होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर दिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होगा। नहीं तो सिंपलर में अगर आप ऐड करते तो सिर्फ 5+3 8 ही होता, और कोई पैरामीटर्स को वो लेता नहीं। मतलब ये जो नॉर्मल जो पैरामीटर्स की मीनिंग है उसको कोई डिफरेंट वे से शो करता है, मतलब एक न्यू मीनिंग देता है एग्जिस्टिंग मीनिंग को। ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है, तो याद रखना सिंपलर वे में याद रखो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या हो रहा है, भाई ओवरलोड कर रहा है मतलब कुछ और अलग कर रहा होगा ना, तो जो पहले से था उसमें एक नई मीनिंग ऐड कर देता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से आप क्या समझते हो, मैंने अभी वीडियो डाली थी इस पर, ठीक है। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। भाई कैसे कॉल हो जाता होगा, ये क्या होता है, जैसे ही आपने क्लास में ये कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऐसा इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा। अगर आप नहीं भी करोगे ना तो ये, आप इसको इनिशलाइज नहीं भी करोगे C++ में, तब भी ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो आप जैसे ही घर पे आए और सारी लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गई, आप क्या ऑब्जेक्ट की तरह काम किए, जैसे एंटर किए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। वैसे ही कंस्ट्रक्टर होता है, बट कंस्ट्रक्टर की एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो क्लास नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अभी हमने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्टर। नाउ व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये नॉर्मली सिंपलर वे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे, इसलिए। तो क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप, क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी हमने देखा कि ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, और अगर आप इसको इनिशलाइज नहीं भी करोगे तब भी ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब हमने कलर और मॉडल ये पैरामीटर्स दिए। जैसे कि मैं पिज़्ज़ा शॉप पे जाऊँ, पिज़्ज़ा मेरी क्लास है, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिंग देनी है, मुझे कुछ लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए, ये मैंने क्या दिया, उसको पैरामीटर्स दिए। मतलब मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स चेंज कर सकती हूँ, ठीक है।
और ये जब आप ये पास वाई वैल्यू होता है, मतलब जब अपन इसको कॉल करेंगे तब हमको ये वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी कि हमको ऐसा मॉडल चाहिए, हमें ये लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब एग्जाम में, मान लो एग्जाम के एक दिन पहले आपने कोई नोट्स अपने फ्रेंड से एग्जैक्ट कॉपी कर लिए, ठीक है। आपके पास एक दिन पहले आपने सेम कॉपी कर लिए। अब क्या हुआ, जो उसके पास नोट्स है वही आपके पास है, सेम है, बट क्या है, दो अलग अलग है ना। आपने कंटेंट तो सेम है बट दो अलग अलग हैं। तो ये भी क्या करता है, ये भी कॉपी करता है ऑब्जेक्ट को, अनदर ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है बिल्कुल सेम कंटेंट के साथ। यही होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या करता है, हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और जो भी क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स करें उसको एग्जैक्ट जो भी डाटा है उनको कॉपी कर लेगा, ठीक है। ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है, पर वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जैसा होता है। डिफ़ॉल्ट को हमको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, नॉन पैरामीटराइज में हमें पैरामीटर नहीं पास करना होता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्टर। अभी हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा। कंस्ट्रक्टर मतलब हम कुछ बना रहे हैं, उससे कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या है डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर मतलब मिटा देना। हमने जो भी बनाई चीज़ें डिस्ट्रैक्ट, सब डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब मेमोरी को फ्री करता है। कैसे कॉल करते हैं हम इसको? कॉल नहीं करना पड़ता ना, नहीं भी करोगे तब भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा? ये क्या करेगा, क्लीन अप कर देगा ऑटोमेटिकली। मतलब अगर मान लो तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट्स है उससे जो मेमोरी है वो फुल हो गई है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डिलीट करते जाएगा। जो ऑब्जेक्ट का काम हो गया है उसको फ्री करते जाओ। देखो, और एक चीज़, डिस्ट्रैक्टर का सिंबल क्या होता है, ये देखो, ये क्लास नेम है और ये डिस्ट्रैक्टर है। अगर आप इसको ऐसे नहीं भी बनाओगे ना, जब आपका काम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली भी कॉल हो जाता है। ये किसके लिए होता है? क्लीन अप करने के लिए। और जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हमारा काम हुआ है, सबको क्लीन करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर किसके लिए होता है? कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करने के लिए। डिस्ट्रैक्टर जो भी हमने बनाया है, जिसका काम कंप्लीट हो गया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर। अब आप क्या समझते हो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता होगा? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सबने सुना है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड मतलब क्या? जैसे कि आपका घर है, आप अपने बेडरूम में हर किसी को एक्सेस नहीं देते ना, लेकिन हॉल में तो जो भी बाहर से मेहमान आता है, सबको ही आता है, सब चीज़ को एक्सेस देते हो। ऐसे ही ऊप्स में क्या होता है, जो क्लास होती है, क्लास के अंदर हमको किसी चीज़ का, किसी इंसान को किसी चीज़ का एक्सेस नहीं देना है, बट किसी चीज़ का देना है तो हम प्रोटेक्ट यूज़ करते हैं कि हमें कुछ चीज़ों का देना है, कुछ का नहीं देना। लेकिन हमको हमें पूरा बेडरूम का एक्सेस किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, पूरा प्राइवेट करके रखेंगे उस क्लास को। लेकिन जब हमको हॉल का सबको देना है, भाई सारे लोग आओ जाओ, जो भी करना है काम यहीं करो, तो मतलब हमें सारी चीज़ों का एक्सेस दे रहे हो, तो पब्लिक यही होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। और एक डिफ़ॉल्ट भी होता है, बट इन C++ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। एंड जावा में 4 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। जिसमें डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ भी अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया है। अब कीवर्ड ये क्या, अब आपको समझ आया ना कि ये एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल देते हैं क्लास के मेंबर का कि हमें किस चीज़ के लिए कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ अ पब्लिक इनहेरिटेंस। अब पब्लिक मतलब समझा ना। अब आप बताओ पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होगा? इनहेरिटेंस भी हम समझ चुके हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस आप देखो, जैसे कि मान लो हमने, जैसे एक एनिमल क्लास है, ठीक है। अब हमारी डॉग चाइल्ड क्लास है, मतलब जो डॉग है उसने जो एनिमल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं, क्योंकि एनिमल मतलब वो डॉग उसका पेरेंट है, ठीक है। कुछ उसके अलग फीचर्स होंगे, पर उसके पास सारी एक्सेस है जो एनिमल क्लास की चीज़ों को लेने के लिए। तो दैट इज़ अ पब्लिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि डॉग का क्या है, एनिमल के साथ इज़ अ रिलेशनशिप है। इज़ अ मतलब वो सारी चीज़ें उसकी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। डॉग इनहेरिट्स ऑल एनिमल बिहेवियर्स, हमने अब समझा ना। और ये क्या है, जो एनिमल क्लास है वो पब्लिक है, तो जो डॉग है वो सारी चीज़ें इनहेरिट कर लेगा। याद आया, समझ आया ना कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है? ड्राइव्ड क्लास बिकम अ सब टाइप ऑफ द बेस क्लास। मतलब सब टाइप क्योंकि वो उसकी उसकी सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, वो उसी का एक टाइप है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके नोट्स बना लेना स्मॉल स्मॉल पॉइंट पे, मतलब ड्राइव क्लास बिकम अ सब टाइप ऑफ अ बेस क्लास, लाइक दैट। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सो व्हाट इज़ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता होगा?
आपको क्या लगता है, जैसे कि आपके पापा जी हैं और आपकी मदर है और आप उनके बच्चे हो, तो कुछ फीचर्स आपके अंदर मम्मी से आते हैं, कुछ फीचर्स पापा से आते हैं, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन हो ना। मान लो आपकी आंखें मम्मी पे गई हैं, स्माइल पापा पे गई है, लाइक दैट। ठीक है, तो यही रियल लाइफ एग्जाम्पल है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब हम एक से ज़्यादा बेस क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करें। मतलब दो पेरेंट क्लास है, हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, वो दोनों को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, लाइक दैट। जैसे कि ये फादर क्लास है, ये मदर क्लास है, अब ये जो चाइल्ड क्लास है ये दोनों को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, दैट इज़ अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ आया ना। और ये C++ का एग्जाम्पल है। मतलब जब जावा में यूज़ होता है तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ होता है। यू नो अबाउट दैट ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होगा। अभी हमने क्या समझा, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता होगा। क्या होता होगा, मान लो जैसे कि अपने पापा जी ने अपने ग्रैंडफादर से कुछ चीज़ इनहेरिट की, अपन ने अपने पापा जी से कुछ इनहेरिट की, तो एक हायरार्की चलते आ रही है ना, एक एक दूसरे से इनहेरिट करते जा रहा है। जैसे कि क्लास है, एनिमल क्लास है, अब जो मैमल है वो इससे इनहेरिट करेगा, अब जो डॉग भी है वो भी मैमल से इनहेरिट कर रहा है। मतलब समझ आ रहे हो कि डॉग भी मैमल से इनहेरिट कर रहा है और जो मैमल है वो एनिमल से इनहेरिट कर रहा है। मतलब इसने इससे इनहेरिट किया, इसने इससे इनहेरिट किया मैमल से, तो एक दूसरे के फीचर्स एक दूसरे में जाते जा रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स के मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के फादर में जाएंगे, फादर के चाइल्ड में जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो समझ आया ना। इनहेरिटेंस है ना चैन, लाइक अ पेरेंट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, आया ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 20, सो व्हाट इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब आप क्या समझते हो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता होगा। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ना। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, लाइक मल्टी लेवल, मल्टीपल, एंड ऑल्सो इट इज़ द मिक्स टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, एवरीथिंग कम्स अंडर दैट। ओके, सो दैट इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे का मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज द एग्जाम्पल। जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो एग्जाम्पल देना मत भूलना। ये एक अलग यूनिक चीज़ें दिखाता है कि हाँ आपने उन चीज़ों को रियल में समझा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे रियल लाइफ में यूज़ हो रही है। अगर आप जस्ट डेफिनेशन दोगे कि व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज अ गुड, बट इफ़ यू गिव द एग्जाम्पल इट विल मोर चांस टू सेलेक्ट यू। ठीक है, व्हाट इज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस आप क्या समझते हो, मतलब अपन जो अपने पेरेंट्स हैं, बच्चे एक एक करके उन्हीं पेरेंट्स से इनहेरिट होते जा रहे हैं। मतलब एक ही पेरेंट के बहुत सारे बच्चे हैं, तो सबके अंदर वही पेरेंट के फीचर्स होंगे ना, लाइक दैट। जैसे कि ये एनिमल है, दैट इज़ अ पेरेंट क्लास, अभी डॉग भी उससे इनहेरिट करेगा, कैट भी और लाइन भी। तो यही होता है, वन बेस क्लास और मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास उनको इनहेरिट करेगी एक ही बेस क्लास को। जैसे कि ये रियल लाइफ ये कोड एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट इज़ अ पेरेंट क्लास। अब डॉग भी इनहेरिट कर रहा है, कैट भी कर रही है और लाइन भी कर रहा है। तो आप समझ गए ना हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें एक ही बेस क्लास को मल्टीपल ड्राइव क्लास मतलब मल्टीपल चाइल्ड क्लास उसी बेस क्लास को इनहेरिट करें। तो दैट इज अ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नाउ वी कम अप द क्वेश्चन नंबर 22, सो व्हाट इज़ अ कंपोजिशन। कंपोजिशन को हैज़ भी बोलते हैं, हैज़ अ रिलेशनशिप बताता है। कंपोजिशन कैसे बताता होगा, आप थोड़ा अज्यूम कर पा रहे हो। चलो अपन अज्यूम करके पढ़ते हैं पहले इस चीज़ को। क्या होता है, जैसे कि आपने कार के बिना इंजन के बिना कार देखी है, और कार के बिना इंजन देखा है, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। क्या बिना चक्के की कार चल सकती है, नहीं चल सकती ना। मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही है, उसके बिना वो काम ही नहीं हो सकता। एक ऑनरशिप रिलेशनशिप समझ रहे हो ना। मतलब अगर मैं नहीं रहूँगी तो ये भी सामने वाली चीज़ भी नहीं रहेगी। ऐसे ही इसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि वन क्लास आर यूज टू द अनदर क्लास, वन क्लास मेड अप ऑफ द अनदर क्लास, बिना उसके वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि वन क्लास कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास मेंबर, क्योंकि इंजन के बिना कार नहीं चलेगी, और कार नहीं है तो फिर इंजन का क्या काम। ऐसे ही तो इसी को बोलते हैं ऑनरशिप रिलेशनशिप। मतलब कार ऑनरशिप शो कर रही है इंजन के ऊपर, अगर मैं नहीं रहूँगी तो तू वैसे भी नहीं रहेगा, टाइप ऑफ। ठीक है, तो यही होता है कंपोजिशन, इसको याद रखना। वन क्लास कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास मीन्स वन क्लास मेड अप ऑफ द अनदर क्लास। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। अब बताओ डिफरेंस बिटवीन द इज आ वर्सेस हैज़ अ रिलेशनशिप। इसको तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि इज आ मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और हैज़ आ भी पढ़ा है। तो क्या होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। इज अ रिलेशनशिप मतलब जैसे कि इसमें देखो, डॉग इज़ अ एनिमल, डॉग का इज रिलेशनशिप है, इज अ रिलेशनशिप विद द एनिमल। कार का भी व्हीकल के साथ क्यों है, क्योंकि जो डॉग है वो एनिमल का टाइप है। ठीक है, जो व्हीकल है वो
जो कार है वो व्हीकल का टाइप है। एक्सटेंस और इनहेरिट मतलब क्या है कि हम अपन जो रिलेशनशिप है ना उन दोनों के बीच में, वो उसका टाइप है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना ये काम ही नहीं होगा। पर कंपोजिशन में क्या होता है, कार हैज़ अ इंजन, मतलब वो बताता है कि मैं मेरे बिना तेरे काम ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे हाउस हैज़ अ रूम, हाउस है तो रूम है ना, ऐसे ही इट्स सो द कंटेंट्स, ठीक है। मतलब इसके बिना ये रह हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये क्या, ये इनहेरिट करता है, मतलब अपन ने एनिमल से इनहेरिट किया, मतलब ये उसका टाइप है। हम ये नहीं बोल सकते कि इसके बिना उसका काम नहीं होगा। दैट इज़ यूज्ड फॉर दैट एक्सटेंड एंड इनहेरिट कीवर्ड, दैट इज़ कंटेंट्स और हैज़, मतलब ये बता रहा है कि ये उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है इज़ और हैज़े की, ठीक है। तो समझ आया ना कि क्या डिफरेंस होता है इज़ और हैज़े रिलेशनशिप के बीच में। ये कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो नोट्स बना लेना इस चीज़ के। सो व्हाट इज़ द फ्रेंड फंक्शन। अब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त। अब मैंने मेरी दोस्त को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब क्या होता है ना, क्योंकि अपन उसको, वो मेरे घर का मेम्बर नहीं है। जैसे अपन अपनी चीज़ें किसको बताते हैं, अपने फैमिली मेम्बर में, पर वो मेरा जो स्पेशल फ्रेंड है वो मेरे घर का फ्रेंड मेम्बर नहीं है। फिर भी मैंने उसको ये बताया कि ये मेरे घर की रूम की है, तुम कभी भी आ सकती हो, जा सकते हो। यही होता है फ्रेंड फंक्शन भी। फ्रेंड फंक्शन मतलब तुमने अपने घर की चाबी अपने दोस्त को दे दी। अब उसको जो भी तुम्हारे प्राइवेट रूम है, जो घर है, उसको चाबी मिल गई, मतलब अब वो तुम्हारी वो प्राइवेट चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि देखो, ये हमने प्राइवेट बैलेंस बनाया, अब हमने इसको फ्रेंड बना दिया कि भाई वो बैलेंस देख सकता है। अब हम इसको आउट ऑफ द क्लास भी, ये जो शो बैलेंस है ना, इसको हम देख सकते हैं क्योंकि हमने इसको फ्रेंड बनाया। अब वो फ्रेंड है तो वो चीज़ एक्सेस कर सकता है। यही होता है फ्रेंड फंक्शन, जो कि नॉन मेंबर फंक्शन होता है। दैट कैन एक्सेस यूर प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास, मतलब जो तुम्हारी प्राइवेट चीज़ें एक्सेस कर सकता है पर वो तुम्हारी क्लास का मेंबर नहीं है, ठीक है। समझ आया ना कि क्या होता है फ्रेंड फंक्शन। मैंने इस पर फुल वीडियो भी बनाई है, अगर नहीं आया तो आप और भी देख सकते हो। सो व्हाट इज़ द फ्रेंड क्लास, अ क्लास दैट कैन एक्सिस ऑल प्राइवेट मेंबर ऑफ अनदर क्लास। क्या समझे आप इससे, समझ आया, नहीं आया ना। ऐसे नहीं आता एकदम से, थोड़ा एनालाइज करना होता है। जैसे फ्रेंड क्लास मतलब क्या, हमने अभी फ्रेंड फंक्शन देखा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस देना। फ्रेंड क्लास मतलब हमने अपनी पूरी क्लास का ही एक्सेस दे दिया उसको। जैसे कि तुम्हारे घर की चाबी तुमने पूरी फैमिली को दे दी, मतलब जो तुम्हारे दोस्त है, ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स है, बहुत सारे लोग हैं। अब तुमने सबको उनकी चाबी दे दी, अब वो सब तुम्हारे वो जो प्राइवेट रूम है उसका एक्सेस ले सकते हैं। ऐसे ही हमने ये जो फ्रेंड क्लास बनाई, जो कि बैंक, उसको पूरा जो क्लास बना दी ना हमने बैंक। अब ये जो पूरी प्राइवेट चीज़ें हैं, ये क्लास उस ऑल बैंक मैटर्स कैन एक्सेस अ बैलेंस, मतलब जो भी क्लास, जो बैंक क्लास है वो सारी चीज़ें ले सकती है क्योंकि हमने उसको क्या किया, हमने उसको पूरी एक्सेस दे दी। फ्रेंड बनाते हैं मतलब हमने अपनी चीज़ों की एक्सेस दी ना। अपना दोस्त कभी अपन से पूछता है कि भैया मैं तुम्हारे रूम से ये सामान उठाऊंगा, वैसे ही, क्योंकि हमने उसको एक्सेस दे रखा है। पर फ्रेंड का फंक्शन में क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस देता है। और फ्रेंड क्लास में क्या होता है, पूरी क्लास का एक्सेस दे देना, पूरी प्राइवेट क्लास का। समझ आया ना। व्हाट इज ए स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड से आप क्या समझते हो। ये मतलब होता है कि आपने जो भी क्लास में अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन को स्टैटिक कर देते हो, तो उसमें उसके लिए एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है पूरी क्लास के लिए। मान लो अगर आप एक ही बार मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो आप एग्जाम्पल से समझो। मतलब आपके पास 1 ग्लास वाटर है, अब आपके पास एक ही ग्लास है। अगर आप उसमें कुछ चीज़ चेंज करोगे तो वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी ना, उसके लिए भी जूस होगा क्योंकि एक ही बार, एक ही चीज़ है तुम्हारे पास। ऐसे ही इसके लिए क्या होता है, क्लास में एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ भी उसको कॉल करोगे और चेंज करते जाओगे। मान लो पहली बार आपने कॉल किया तो आपने उस वेरिएबल को 1 कर दिया, मान लो स्कूल का नाम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो स्कूल नेम इज ABC। अब नेक्स्ट टाइम आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसको स्कूल नेम 2 3 4 ABC की जगह BCD कुछ भी रख दिया, तो वो क्या होगा, पहले वाले के लिए भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी चेंज होगा। और जितनी बार चेंज करोगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज होता जाएगा। या क्यों क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसके पास एक ही मेमोरी है। अब एक ही मेमोरी में आप एक ही चीज़ डाल सकते हो ना, तो पहली वाली चीज़ को तो हटाना पड़ेगा। यही होता है स्टैटिक। और मैन सबसे इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यू, स्टैटिक जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप ये बताओ कि अपन क्लास को बिना ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब वो क्लास या जो मेथड या फंक्शन स्टैटिक है, तो हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ उसको कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट और स्टैटिक डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यही होता है स्टैटिक कीवर्ड, आप नोट्स बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शन यूज ही क्यों होता है। वर्चुअल मतलब रन टाइम, याद रखना, वर्चुअल से याद रखना मतलब कुछ वर्चुअली हो रहा है।
तो वो क्या होता है, रन टाइम में डिसाइड होता है वो फंक्शन। ये क्या होता है, इसको अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। आ फंक्शन मीन टू बी ओवररिडन इन अ ड्राइव क्लास फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये बताता है कि जो भी हम उसको चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी पेरेंट क्लास की मेथड्स हैं, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं किस में, चाइल्ड क्लास में। तो वो बताएगा कि जो भी चाइल्ड क्लास की मेथड है वो रन टाइम पे कैसे कॉल होंगी, मतलब रन टाइम पे कॉल होती हैं। अब क्यों अपन इसको बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने पेरेंट क्लास में भी वॉइड साउंड नाम का फंक्शन बनाया, और जब हमने इसको चाइल्ड क्लास में एग्जैक्ट सेम ओवरराइड किया, तो ये फिर जब अपन वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं किसी भी पेरेंट क्लास में किसी भी फंक्शन को, तो ये मस्ट जो भी चाइल्ड क्लास में अपन ने उसको ओवरराइड किया उसी को ही रन टाइम में वो करेगा, क्योंकि हमने ये बनाया कि साउंड है। अब ये डॉग कैसे साउंड कर रहा है ये हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं, कैट कैसे कर रही है ये भी रन टाइम पे डिसाइड करते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन है इट्स अ रन टाइम, इट्स कम्प्लीटली ऑन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये ओवरराइड करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। सबसे बड़ी डिफरेंस तो यही है कि ये जो फंक्शन है, ये जो चाइल्ड क्लास है, कुछ चाइल्ड क्लास कैन भी उसको मस्ट भी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि वो उसको इनहेरिट करें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उस फंक्शन को लें। बट इसमें क्या होगा, अगर आप किसी भी फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हो तो चाइल्ड क्लास को मस्ट इम्प्लीमेंट करना होता है। मतलब ऐसा है कि इसने जैसे कि ड्राइंग बनाई, अब हम जो चाइल्ड क्लास है वॉइड ड्रॉ, ये मस्टली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा ही, बट ये वर्चुअल फंक्शन में नहीं होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्योर वर्चुअल फंक्शन में, जैसे ही कोई भी फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन बनता है तो जो वो क्लास होती है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है। अभी क्यों हो जाती है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है प्योर वर्चुअल फंक्शन का, सिंपल ही है, नॉर्मली होता है वर्चुअल फंक्शन की तरह, बट ये होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन में मस्ट इम्प्लीमेंट करना होता है। मस्ट मतलब मस्टली चाइल्ड क्लास को उसको इनहेरिट करना ही होता है, और इसको इसमें इतना कंपलसरी नहीं होता है, कैन बी और कैन नॉट बी, ओके। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मैं बताऊंगी कि प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते ही वो एब्स्ट्रैक्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो इनकम्प्लीट होती हैं, और जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसमें कोई भी बॉडी नहीं होती है, मतलब सॉरी, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, ओनली बॉडी बताता है कि ये चीज़ होगी, अब आप कैसे होगी वो नहीं बताता है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता। मान लो हमने ये शेप नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताई, ठीक है। अब इसने बताया कि एक शेप है, मतलब अब क्या है, कैसे होगा, सर्कुलर शेप होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये चाइल्ड क्लास बताएगी। इसको मस्ट भी इनहेरिट करना ही होता है, क्योंकि इसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन तो होती नहीं है, तो इसको मस्टली ओवरराइड करना होता है, ठीक है। सॉरी वो मैं ओवरराइड बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होती है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो होती हैं वो कैन बी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। पर जो एब्स्ट्रैक्ट होगी वो विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो इनकम्प्लीट होती है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता। ये पॉइंट्स नोट्स में बना के लिख ही लेना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मस्ट ओवरराइड करना होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन में भी, बट वर्चुअल फंक्शन में ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि हर क्लास उसको ओवरराइड करे, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज़ अ इंटरफेस। अब हमने अभी देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, बट इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ नहीं होती है, कंस्ट्रक्टर भी अलाउ नहीं होता, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर अलाउ होता है। तो ये डिफरेंस भी थोड़ा नोट्स में बना के लिखते जाना, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरफेस, अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग ओनली डिक्लेरेशन नो इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस बताता है कि व्हाट टू डू, ये नहीं बताता कि हाउ टू डू, मतलब आप कैसे करोगे ये नहीं बताएगा, ये आप क्या करोगे ये ज़रूर बताएगा। मान लो कि फ्लाई नाम का एक फंक्शन है जैसे इसने बनाया, ठीक है। अब इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है कैसे फ्लाई करना है, बर्ड कैसे फ्लाई करेगा, एरोप्लेन कैसे फ्लाई करेगा, ये दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ये बस ये बताएगा कि भाई ये चीज़ है, कैसे करोगे ये तुम खुद डिसाइड करो। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस, ये तो वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरफेस में पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, जो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होता है
इंटरफेस मतलब क्या होता है, चूँकि जो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बस बताएगा कि ये चीज़ है, उसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जैसे कि अपन एग्जांपल से देखते हैं, टीचर ने तुमको आधा नोट्स दे दिया है, आधा तुमको खुद कंप्लीट करना है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आएगा, ठीक है। इंटरफेस मतलब टीचर ने सिर्फ टॉपिक बताया, आपको पूरी चीज़ें खुद ही करनी है, तो ये इंटरफेस मतलब सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अब तुम उसको इम्प्लीमेंट करके अपने हिसाब से जो भी फीचर्स ऐड करने हैं करो। सिर्फ टीचर ने टॉपिक दे दिया, इसमें उसने बताया है कि भाई पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन दिया है, पार्शियली तुम्हें खुद करना है, ठीक है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होती है, कंस्ट्रक्टर भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, और पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है उसमें सिर्फ बॉडी होती है, नो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या, कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ओनली कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अलाउ होती है इंटरफेस के अंदर, ठीक है। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। समझ आ गया ना क्वेश्चन नंबर 31 अच्छे से, और मैंने बहुत बार बता भी दिया है, और मेरी फुल वीडियो भी है, अगर और डिटेल में जानना है तो आप देख सकते हो। अभी हम समझते हैं वाई डू वी नीड अ उप्स। बताओ आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है? अभी आप इतनी देर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है? ये रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सब चीज़ों को क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे? रीयूजेबिलिटी मतलब हमने अगर एक बार पेरेंट क्लास में वो कोड लिख लिया, हमको उसको चाइल्ड क्लास में रिपीटली नहीं लिखना पड़ता, हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू द इनहेरिटेंस। सिक्योरिटी, हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके डेटा को हाइड कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी मतलब हमारे लिए सब चीज़ें ईजी टू मेंटेन होती है, हमें पता है कि इस चीज़ में ये चलेगा, यहाँ पे ये चीज़ है, प्रॉपरली मेंटेनेबल होता है, ठीक है। और ईजी टू, क्योंकि ईजिली टू अपडेट होता है, क्योंकि अगर हमें एक पर्टिकुलर मेथड में या पर्टिकुलर क्लास में अपडेट करना है तो वो सारी क्लास को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो नॉर्मली इंटरव्यू पूछ लेता है कि तुमको आइडिया है भी या नहीं कि तुम ये ऊप्स पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल में ये कर क्या रहा है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ अ डायनेमिक बाइंडिंग। देखो, डायनेमिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सिमिलर ही होते हैं। क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग को क्या भी बोलते हैं, लेट बाइंडिंग बोलते हैं। क्यों? जैसे कि फंक्शन कॉल रिजल्व एट रन टाइम ऑल्सो कॉल्ड एट अ लेट बाइंडिंग, क्योंकि जब रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। मान लो कि आपने एक एनिमल क्लास बनाई, दैट इज़ अ पेरेंट क्लास, अब वो साउंड है, अब कैट साउंड करेगी, डॉग साउंड करेगा, ये कब डिसाइड होता है, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। तो डायनेमिक बाइंडिंग मतलब क्या होता है, दैट इज डिसाइड या इट इज सॉल्व टू द रन टाइम, और इसको हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो मेरे हिसाब से आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और एक बार रिविजन करते रहना, ठीक है। व्हाट इज अ स्टैटिक बाइंडिंग। अब स्टैटिक, अब ये आपने देखा डायनेमिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग तो आप समझ ही गए होगे, दैट इज कम्स अंडर द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया ना कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो कंपाइल टाइम पे हमें कैसे पता चल जाता है, जैसे कि हमने ये दो फंक्शन में दो पैरामीटर को ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो हमें पता होगा ना कि यही वाला फंक्शन कॉल होगा, दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर द कंपाइल टाइम, ठीक है। तो समझ आ गया ना स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग दैट इज़ थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। अब आप बताओ कि ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग क्या होती होगी। नाम से तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं ना, तो चलो देखते हैं। व्हेन अ ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट इज असाइन टू द बेस ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा डाटा इज स्लाइस्ड ऑफ। मतलब क्या है, ऐसा है कि जैसे मान लो कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है, और उसको चाइल्ड, जैसे जो पेरेंट क्लास है उसमें कम फीचर्स होते हैं ना, चाइल्ड क्लास उससे इनहेरिट करता है और अपने ऐड फीचर्स ऐड करता है। अब जस्ट ये उसी को जब अपन जो चाइल्ड क्लास है ना उसको पेरेंट को असाइन कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। पर अपन देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपने लार्ज पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, दैट इज़ अ चाइल्ड क्लास जो लार्ज पिज़्ज़ा है, और जो स्मॉल पिज़्ज़ा है वो पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लार्ज पिज़्ज़ा है उसको स्मॉल जो पिज़्ज़ा का बॉक्स है उसमें रखने का ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, कट जाएगा ना पिज़्ज़ा, क्योंकि अब वो तो आएगा नहीं पूरा उसमें। इसी को ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। जो कट गया है ना पार्ट, वही ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग है। मतलब चाइल्ड क्लास के फीचर्स को जब अपन पेरेंट क्लास में डालना होता है तो उसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो यही है, लार्ज पिज़्ज़ा अपन जब स्मॉल बॉक्स में डालेंगे जो कि वो है, तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिंग है वो सारी चीज़ें कट जाएंगी, वही होती है जो ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग होती है, ठीक है।
ये आप एग्जाम्पल से भी समझ लो, ये बेस क्लास है, ये ड्राइव्ड क्लास है। अब इसके पास, अब जो ड्राइव्ड क्लास है, जो बच्चा जो कि चाइल्ड क्लास है, इसके पास इंट एक्स का भी है और इंट वाई, दोनों फीचर्स है। पर जब हम इसको ड्राइव्ड क्लास में असाइन कर, ड्राइव्ड क्लास को बेस क्लास में असाइन कर देंगे तो उसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स था, जो बाय था, वो कट गया ना। ठीक है, यही होगा। व्हाट इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर? कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी मतलब क्या होता है? अपन किसी की कॉपी कर लेते हैं ना, वही होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर भी। मतलब हम जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका एग्जैक्ट कंटेंट कॉपी कर लेना। मान लो कि आपने अपने फ्रेंड का नोट्स एग्जैक्ट कॉपी कर लिया, जैसा उसने लिखा है सेम टू सेम आपने भी लिख लिया। लाइक अ प्रिंट है, हमने प्रिंट कराया तो एग्जैक्ट कॉपी होता है ना, वैसे ही हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं? जब हमें किसी चीज़ को सेव कंटेंट चाहिए हो, मान लो कि ये रिस्की है, आगे जाके इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसका एक कॉपी रखते हैं ना अपने पास। जैसे कि हम अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराते हैं तो एक कॉपी रखते हैं ना, कि मान लो ये गुम गया तो ये तो रहे अपने पास, एग्जैक्ट वही, इसलिए उसका यूज़ होता है। ठीक है, ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। अब वो उसका, ये अपन ने नया ऑब्जेक्ट बनाया, अब जो सेम कंटेंट है दूसरे वेरिएबल में एग्जैक्ट कॉपी कर लेगा दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज डिस पॉइंटर? डिस पॉइंटर क्या है? डिस पॉइंटर मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जो करेंटली चल रहा है अभी, मतलब इस मेथड के अंदर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और बताएगा। ये कब यूज़ होता है? मान लो जब दो वेरिएबल सेम नेम की हो, जैसे कि ये स्ट्रिंग नेम, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। अब हमने यहाँ दिस इसलिए यूज़ किया, ये बताएगा कि ये इसी मेथड मैं इस टाइम पे चल रहा हूँ, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये क्या करता है? करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो समझ आया ना दिस पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर दैट रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स टू इटसेल्फ। मतलब आप खुद को ही मिनर में देख लो, एग्जैक्ट वही सेम खुद के नाम का खुद ही को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, तो ये बताता है कि हाँ दैट इज द करंट ऑब्जेक्ट, ये वाला अभी चल रहा है। ठीक है, ये होता है दिस पॉइंटर। याद रखना, ये नॉर्मली पूछ लेते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं व्हाट इज़ अ वी टेबल। वी टेबल क्या है? वी टेबल मीन्स द वर्चुअल टेबल। अब आप वर्चुअल टेबल समझ रहे हो ना, जब अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं ना, जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चलाते हैं तब इसका यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना जो वर्चुअल फंक्शन अपन क्रिएट करते हैं, जिससे अपन बताते हैं कि जो चाइल्ड क्लास की मेथड इंप्लीमेंट होगी, तो अगर वर्चुअल टेबल नहीं होगी तो जो वर्चुअल फंक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द वर्चुअल फंक्शन फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक टेबल होती है और इसमें एक पॉइंटर भी होता है, जो क्या करता है? जो टेबल को पॉइंट करता है, जो ये बताता है कि कौन सी मेथड रन होगी ऑन रन टाइम में, बेसिक ऑन दैट। लाइक अ फ़ोन कॉल, डायरेक्टली अपन बताते हैं कि ये वाला फ़ोन लगेगा इस चीज़ से जब हम इस चीज़ को कॉल करेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन के एड्रेस स्टोर होता है उसमें। रन टाइम पे करेक्ट फंक्शन का एड्रेस लुकअप, मतलब हमें पता चलेगा कि भाई ये वाला फंक्शन रहेगा। जैसे अब टेबल है ना, तो उसमें तो सारी चीज़ें रहेंगी, तो हम उससे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ईच क्लास विद द वर्चुअल फंक्शन हैज़ अ वी टेबल हिडन बाय द कंपाइलर। दिखता नहीं है, कंपाइलर के द्वारा क्या होता है? हिडन होता है। मान लो अपन ने ये वर्चुअल फंक्शन बनाया साउंड, अब ये क्या होगी? इसकी वी टेबल में एंट्री होगी, तो अब ये कंपाइल टाइम पे ऑटोमेटिकली देखेगा कि भाई कौन सी मेथड क्या रन होनी है। ये सब किस में रहेगा? सारी चीज़ें वर्चुअल टेबल में होगी और रन टाइम पे वही उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, समझ आया ना कि वी टेबल क्या होता है? मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बनाई है, मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो इन डिटेयली। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ डायमंड प्रॉब्लम? अब आप बताओ डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है? ये तो कॉमनली पूछ लेते हैं, क्या है डायमंड प्रॉब्लम? तो ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस की एम्बिग्यूटी है। मतलब क्यों? जब जैसे कि यहाँ पे अपन, ये एनिमल क्लास है और एनिमल की दो चाइल्ड क्लास है, डॉग एंड कैट। अब इन दोनों ने, मान लो कि अपन ने हाइब्रिड क्लास बनाई जो दोनों को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, अब जब अपन उसको कॉल करते हैं तो कौन सी मेथड रन होगी, क्या रन होगा, तो एम्बिग्यूटी आ जाती है ना, समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ें चलेंगी। जैसे कि एनिमल का फंक्शन है, ठीक है, डॉग वाला वर्जन चाहिए या कैट वाला, क्योंकि दोनों उसके पास है, अभी हाइब्रिड है ना, तो दोनों है, तो कौन से रन टाइम पे कौन से चलेगा इसका पता नहीं चल पाता ऑन टाइम पे, तो इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस एम्बिग्यूटी व्हेन टू पेरेंट क्लासेस हैव अ सेम बेस। समझ आया ना, जब दोनों के एक ही में चले जाएंगे तो अब पता नहीं चलेगा ना कि अपन ये मेथड कॉल कर रहे हैं, तो दोनों के पास तो सेम मेथड है, लाइक साउंड एंड साउंड, तो कौन सा रन टाइम पे चलेगा। ठीक है, तो ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। ठीक है, और डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व किससे होती है? मैंने ऑलरेडी मतलब समझा रखा है, अगर आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए होगे तो आपको समझ आया होगा, और कमेंट करके बताना अगर आपको समझ आ गया होगा तो। ठीक है, जैसे कि ये दो क्लास हैं, अभी ये हाइब्रिड क्लास ने दोनों को इनहेरिट कर लिया, अब इसको कन्फ्यूजन तो होगी ना कि कौन सी मेथड चलेगी ऑन टाइम पे। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर दैट सीरीज, नॉर्मल लेवल क्वेश्चंस। नाउ वी, आप इसके बाद अपन मीडियम लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मेथड हाइडिंग? मेथड हाइडिंग क्या है?
when drive class define the same function without overriding। क्या है, जब जैसे कि यहाँ पे अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, पेरेंट्स की मेथड हिडन हो जाती है। मतलब मान लो हमने पेरेंट्स में कोई मेथड बनाई, या हमारे पेरेंट्स ने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो अब बच्चे ने भी वही चीज़ खरीदी, तो जो पापा ने खरीदी थी उसको क्या कर दिया, वो ओल्ड हो गई है, उसको ख़त्म कर दिया, मतलब उसको हिडन कर दिया। अब जो बच्चे की नई चीज़ आएगी उसके बारे में बात होगी, तो क्या होगा, जो चाइल्ड की नई मेथड होती है वो पेरेंट की मेथड को हिडन कर देती है, ठीक है। जैसे कि इसने पेरेंट ने वॉइड सो मेथड बनाई, अब ये वॉइड सो मेथड जो पेरेंट की मेथड है उसको हाइड कर देगी, ठीक है। यही होता है व्हाट इज मेथड हाइडिंग, व्हेन ड्राइव्ड क्लास डिफाइन अ सेम फंक्शन विदाउट ओवरराइडिंग, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया ना। नाउ यू आर कंप्लीटेड ऑल 40 क्वेश्चंस, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नॉर्मल लेवल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। मीडियम लेवल जो ऊप्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस है ना, जो इंटरव्यू में या एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं, जैसे कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाई इज अ वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर नीडेड, व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट यूज़ इट। आप आंसर दे सकते हो तो प्लीज़ कमेंट पे आंसर देना कि क्या होता है वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर और क्यों नीड होता है, और अगर अपन इसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर होता है, जैसे कि नॉर्मली जब अपन वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर को कॉल नहीं करते तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो भी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, जैसे कि हम गार्बेज कलेक्टर टाइप होता है ना, वैसे ही। बट चाइल्ड क्लास की चीज़ें को डिलीट करना होता है, जैसे कि अपन एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है, दैट इज़ अ बेस क्लास, दैट इज़ अ ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। अब हमने अगर हमने सिर्फ नहीं कॉल किया तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो बेस क्लास के जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ये वाला कॉल नहीं होगा, ये वाला जो ड्राइव्ड क्लास वाला है। तो इससे क्या होगा, मेमोरी लीक होने के चांसेस होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर। वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर क्या करता है, हमें ये जो वर्चुअली हम इसमें कॉल करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, जो भी बेस क्लास में है और जो भी चाइल्ड क्लास में है सब कुछ को प्रॉपरली डिलीट करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट डिस्ट्रैक्टर कॉल्ड एंड ड्राइव्ड एंड बेस व्हाट आर डिलीट। इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ जो ड्राइव्ड क्लास का है, मतलब जो भी बेस क्लास का है सिर्फ वही डिलीट हो रहा था, जो ड्राइव्ड क्लास में है वो डिलीट नहीं हो रहा था। उससे क्या होता है, मेमोरी लीक होने के चांसेस होते हैं। तो वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर इंश्योर अ प्रॉपर क्लीन अप एंड डिलीटिंग अ ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू द बेस क्लास पॉइंटर, विदाउट इट ओनली बेस क्लास डिस्ट्रैक्टर इट कॉल्ड, ठीक है। तो मेमोरी लीक होने के चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, ओनली बेस क्लास का डिस्ट्रैक्टर कॉल्ड होगा, तो क्या होगा, जो चाइल्ड क्लास का है उसमें तो मेमोरी लीक हो सकती है ना। समझ आया ना कि वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर क्यों यूज़ करते हैं और ये होता क्या है, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सो कैन अ कंस्ट्रक्टर बी वर्चुअल, वाई और वाई नॉट। अभी आप आंसर दो कि जो कंस्ट्रक्टर है वो वर्चुअल हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कंस्ट्रक्टर वर्चुअल। अभी आप सोचो कि क्यों नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर तब एग्जिस्ट करता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना। तो जो वर्चुअल फंक्शन होता है उसको क्या चाहिए होता है, वी टेबल की नीड होती है। और जब वी टेबल कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ एक वी पॉइंटर होता है जो वी टेबल को पॉइंट कर रहा होता है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो कंस्ट्रक्टर कॉल भी नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्टर वर्चुअल भी नहीं हो सकता ना। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ऑब्जेक्ट डजंट एग्जिस्ट येट। तो वी टेबल को क्या चाहिए होता है, वी टेबल नीड्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर रही होती है उसको, ठीक है। और जो रीज़न टू क्या है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ ऑब्जेक्ट, सो कांट बी वर्चुअल बिफोर क्रिएशन। तो क्या करता है कंस्ट्रक्टर, कॉल ही कब होता है, जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो वो कैसे होगा, वर्चुअल हो भी नहीं सकता। और जो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, एक व्यू पॉइंटर होता है, मैंने अभी बताया ना, तो वो वी टेबल को करता है कि पॉइंट करता है। तो जब नहीं होगा तो कंस्ट्रक्टर वर्चुअल भी नहीं हो सकता। तो समझ आया ना कि कंस्ट्रक्टर वर्चुअल क्यों नहीं हो सकता, याद रखना। सो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अ वर्चुअल। अपन ने दोनों रीजन भी बता दिए, ठीक है। So now we come to the question number 10. What happen internally when you call a virtual function? अभी मैंने बताया ना कि जो virtual function के internally कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, जैसे कि when you call a virtual function, it use a v table and v pointer for a dynamic dispatch। अब आप इसको समझोगे ना तो पहले वाला क्वेश्चन को और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जब आप वर्चुअल फंक्शन कॉल करते हो ना, तो एक वी टेबल क्रिएट होती है, उसमें जो भी मेथड्स हैं वो सब एक एड्रेस के साथ एड्रेस के साथ सेव होते जाती हैं, ठीक है, लाइक टेबल बनते जाती है। तो ये एक व्यू पॉइंटर होता है, वो उस टेबल को क्या करता है, पॉइंट करता है। जैसे ही आप कॉल करोगे
तब जाके वो उस जिस एड्रेस पे वो चेक करता है कि लाइक वी टेबल में किस एड्रेस पे है, कहाँ है, उस पे जाके जब वो मिल जाएगा तो वो उसको शो कर देता है। मैंने इस पर फुल वीडियो भी बनाई है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं यहाँ पॉइंट कर देती हूँ तो आप देख लेना, ठीक है। तो क्या होता है, कंपाइलर क्रिएट्स अ वी टेबल फॉर ईच क्लास विथ वर्चुअल फंक्शन, ईच ऑब्जेक्ट गेट्स अ वी पॉइंटर पॉइंटिंग टू इट्स क्लास टेबल, ठीक है। जो वी पॉइंटर होता है वो क्लास टेबल, जो भी टेबल होती है वर्चुअली, उसको क्या पॉइंट करते रहता है, ठीक है। जैसे ही अपन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ ही वी पॉइंटर होता है, तो वो वी टेबल पे देखेगा, अगर करेक्ट फंक्शन का एड्रेस मिलता है तो वो उसको कॉल कर देगा और रन टाइम पर दिखा देगा, ठीक है। यही होता है एक्चुअल में वर्चुअल फंक्शन के इंटरनली, ठीक है। समझ आया ना, ये यही काम होता है वी टेबल और वी पॉइंटर। इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। Is it possible to overload a constructor? That is the question number 4. What is the point? लाइक क्या कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना पॉसिबल है? आप बताओ, है कि नहीं? हाँ, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि अगर हमने, जैसे अपन एग्जांपल से देखते हो तो आप लोग डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कार नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, विदाउट एनी पैरामीटर्स। ये हमने एक कलर नाम का विथ 1 पैरामीटर्स, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्टर है। विथ 2 पैरामीटर्स, दिस ऑल्सो द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ओवरलोड हो रहा है ना, एक ही है और एक तीन 3 कंस्ट्रक्टर बनाए, बट सबके अंदर सब डिफरेंट बिहेवियर वे से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार के अंदर अपन कुछ और फीचर्स ले रहे हैं, कलर एक में कलर ले रहे हैं, एक में प्राइस ले रहे हैं। तो यस, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड, ठीक है। समझ आया ना कैसे ओवरलोड हो रहा है? क्योंकि हम सेम कंस्ट्रक्टर सेम नेम क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास के सेम नेम से हो, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। अभी समझ आ गया? Now we come to the question number 5. Is the difference between the overriding and hiding? तो अब ये बताइए कि ओवरराइडिंग और हाइडिंग के बीच में डिफरेंस क्या होगा। ओवरराइडिंग क्या होता है पता है ना? ओवरराइडिंग मीन्स सेम फंक्शन नेम विद द सेम पैरामीटर्स विद इन अ डिफरेंट क्लास। मतलब ऐसा होता है कि जो पेरेंट क्लास है उसके जो मेथड है वही चाइल्ड क्लास में एग्जैक्ट सेम बेसिक यूज्ड हो, बट उसमें क्या कुछ और फंक्शनलिटी है, इसमें किसी और फंक्शनलिटीज़ यूज़ करी है अपन ने, तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। हाइडिंग मतलब क्या होता है? हाइडिंग मतलब जैसे कि जो भी पेरेंट क्लास है, यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे कि ये क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले। अब जो चाइल्ड क्लास है उसने जो बेस क्लास है उसको हाइड कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरराइड किया है, तो वो ये भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेगी। इट्स नॉट अ वर्चुअल, ठीक है। ये क्या करेगा, बस चाइल्ड क्लास, जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे पेरेंट्स ने पेरेंट्स का कुछ चीज़ लेके आए हैं, जैसे कुछ घर के लिए कुछ भी खाना लेके आए हैं, अब चाइल्ड भी वही खाना लेके आ गया, तो क्या होगा, जो पेरेंट लेके आया वो हाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो खाना है नहीं है ना, जो चाइल्ड की चीज़ है वो अपन को दिख रही है, ऐसा ही होता है। ये क्या करता है, पेरेंट की चीज़ को हाइड कर देता है, बस ये, ठीक है। समझ आया ना कि ओवरराइडिंग और हाइडिंग क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन इन पेरेंट, सेम सिग्नेचर इन चाइल्ड, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इट्स सेम एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये हाइड क्या होता है, जो एक तो नॉन वर्चुअल फंक्शन होता है पेरेंट क्लास में, अब वही सेम नेम का क्या करता है, चाइल्ड बनाता है, तो ये कंपाइल टाइम में डिसीजन होता है। और जो पेरेंट की चीज़ है उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है, और जो चाइल्ड की चीज़ है उसको दिखाते हैं, ठीक है। समझ आया ना? What is the object slicing and given an example? ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग वो चीज़ होती है, जैसे कि जस्ट फर्स्टली भी देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि आपने एक लार्ज पिज़्ज़ा लिया, एक स्मॉल पिज़्ज़ा लिया। अब जो आप लार्ज पिज़्ज़ा को स्मॉल पिज़्ज़ा में रखने का ट्राई करोगे, तो स्मॉल पिज़्ज़ा बॉक्स में रखने का ट्राई करोगे तो वो कट जाएगा ना, वही होती है ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। जब जैसे कि पेरेंट क्लास में क्या होते हैं, कम फीचर्स होते हैं, चाइल्ड क्लास में ज़्यादा फीचर्स होते हैं। जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास में, जैसे कि यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है उसको पेरेंट क्लास में रखने का ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, उसके जो फीचर्स है वो कट जाते हैं। यही होता है ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। व्हेन अ ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज असाइन टू द बेस क्लास ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा डाटा इज स्लाइस्ड ऑफ, ठीक है, मतलब डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉज एम्बिग्यूटी। अब ये बताओ, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे एम्बिग्यूटी कॉज करता है, क्यों करता है? जैसे कि मान लो ये एनिमल क्लास है, ठीक है। अब एनिमल के, जैसे कि अपन यहाँ से कोड से एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसी और यही जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती है ना, इसी को हम डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ये डायमंड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है ना, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे अपने ये डॉग
क्लास बनाई, दैट इज़ अ पेरेंट क्लास, ठीक है। ये एक कैट क्लास बनाई, ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द पेरेंट क्लास, ठीक है। अब हमने एक हाइब्रिड क्लास बनाई जो इन दोनों को इनहेरिट कर रही है, जैसे कि ये चार्ट में दिख रहा है ना, ये एनिमल क्लास है, ठीक है। इसकी ये डॉग और कैट दो पेरेंट क्लास है। अब ये दोनों को एक हाइब्रिड क्लास इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अब जब हमको साउंड क्लास को कॉल करना होगा, अब ये हाइब्रिड में विच साउंड क्लास डॉग और कैट कौन सी कॉल होगी ना, यही तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती है। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने बताया हुआ है वीडियोस में, आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो तो, ठीक है। चलो समझ आया ना कि क्या होती है डायमंड प्रॉब्लम। पेरेंट टू पेरेंट क्लास हैव अ सेम फंक्शन एंड वेरिएबल कम्स गेट्स कंफ्यूज्ड, ठीक है। कंपाइलर गेट्स कंफ्यूज्ड विच वन टू यूज। ओके, समझ आया ना क्या होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कैन प्राइवेट मेथड बी ओवरराइड? प्राइवेट मेथड आर नॉट इनहेरिटेड सो दे कैन नॉट बी ओवरराइडन। जब हम उसको इनहेरिट ही नहीं कर सकते तो वो ओवरराइड कैसे होगी, ठीक है। समझ आया ना। तो प्राइवेट नॉट विजिबल टू चाइल्ड कैन नॉट बी ओवरराइड, कैन ओनली हाइड, ठीक है। बट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक वी कैन ओवरराइड इट। ओके, समझ आया ना। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब पहले आपको एग्जाम्पल भी देखना है तो ये मैंने लिख रखा है, ठीक है, सिंपलर ही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, कैन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर? यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है। यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज अ कॉमन डेटा फॉर ऑल ड्राइव क्लासेस, ठीक है। व्हाई नीडेड? Initialize a common variable, set up a shared resources, called automatically when derived object created। क्या होता है, जब कॉमन वेरिएबल इनिशियलाइज करना हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जब हमको शेयर्ड रिसोर्सेज चाहिए हो तब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन derived ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है क्या, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें सुपर कीवर्ड से डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, जैसे ये सुपर कीवर्ड से कॉल किया है ना तो ये कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट कॉल करेगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज अ मेमोरी लेआउट ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ वर्चुअल फंक्शन। तो आप ये बताओ मेमोरी लेआउट क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल फंक्शन के साथ। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, वर्चुअल वी पॉइंटर होता है जो वर्चुअल टेबल को पॉइंट कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट विद अ वर्चुअल फंक्शन हैज़ अ वी पॉइंटर एट द बिगनिंग फॉलोड बाय द मेमोरी वेरिएबल्स। क्या करता है, उसमें जो वी पॉइंटर होता है वो जो पॉइंट्स करता है वी टेबल को, लाइक ये वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। तो हम जो एड्रेस स्टोर होते हैं ना जो वर्चुअल फंक्शन के वी टेबल में, तो ये वी पॉइंटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो उस जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही वो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को, तो वो वी पॉइंटर क्या करेगा, वी टेबल पे जो भी वी टेबल पे जो फंक्शन अगर अवेलेबल है तो उसको शो कर देगा, ठीक है। कैन इंटरफेस हैव अ कंस्ट्रक्टर? नो, इंटरफेस कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही, ये क्या करता है, इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होता, ये एक ब्लूप्रिंट और एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है जिसको दूसरी क्लास उसका यूज़ करके, जो जैसे कि अपन इंटरफेस में क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी बॉडी क्रिएट करते हैं, हाँ व्हाट ये मेथड होंगी, अब कैसे होंगी, क्या करना है, ये चाइल्ड क्लास डिसाइड करती है, ठीक है। इंटरफेस ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं करता। तो इंटरफेस कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, ओनली दे हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड आफ्टर जावा 8+, ओके। और स्टैटिक मेथड्स भी होती हैं और कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग नीडेड? अभी बताओ ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत क्यों होती है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेक्स कोड मोर इंट्यूटिव एंड रीडेबल फॉर अ कस्टम ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको क्या पता है कि ऐड का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 + 3 5 होता है, बट ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ये जो ऐड को है ना, जो प्लस साइन है उसको एक डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये दो हमने वेरिएबल डिसाइड किए, अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू C.real C.image हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है उनको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जैसे कि अलग चीज़ है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको कंबाइन कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ऐड ऑपरेटर देंगे प्लस ऑपरेटर तो उससे सिर्फ नंबर ही प्लस होंगे, तो कंप्यूटर को ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आता, इसलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग उसको एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं। और ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या साइन है ये देखो, ठीक है, समझ आया ना। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी ओवरराइड ए स्टैटिक मेथड? अब आप बताओ स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक मेथड क्या होता है, क्लास की प्रॉपर्टी होती है, हम उसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं करते तो ओवरराइड कैसे करेंगे। और ओवरराइड कब होता है, जब रन टाइम में कोई चीज़ चले तब ओवरराइड कर सकते हैं ना। तो नो, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास नॉट ऑब्जेक्ट, दे आर हिडन नॉट ओवररिडन, ठीक है। सो ये क्या होती है, क्लास लेवल प्रॉपर्टी होती है, नॉट ऑब्जेक्ट भी क्रिएटेड। ओवरराइड नीड्स ऑब्जेक्ट स्टैटिक रिजॉल्व एट द कंपाइल टाइम, नो पॉलीमॉर्फिज्म फॉर स्टैटिक, आप पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है क्या होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ अ डायनेमिक कास्ट एंड वाई सेफर। डायनेमिक कास्ट क्या होता है, जैसे कि डायनेमिक कास्ट एक रन टाइम चीज़ होती है, रन टाइम पे डिसाइड होती है, रन टाइम चेक होता है इस पर जो स्टैटिक कास्ट होता है वो रन टाइम चेक नहीं होता, वो क्या होता है, कंपाइल टाइम होता है। तो ये सेफर क्यों है, देखो जैसे कि अपन पहले स्टैटिक कास्ट समझेंगे तब अपन को पता चलेगा कि ये सेफर है क्यों। तो स्टैटिक कास्ट एक कंपाइल टाइम चीज़ होती है, ये फास्टर होता है, लाइक कंपाइल टाइम में चेक होता है, ये रन टाइम में चेक नहीं होता। तो जब रन टाइम में चेक नहीं होता तो ये क्रैश हो सकता है, ठीक है, इसको पता नहीं होगा ना कि रन टाइम में कैसे चीज़ें चलेंगी, ये सब कंपाइल टाइम चेक करता है। पर जो डायनेमिक कास्ट होती है वो रन टाइम में चेक होती है, अगर कोई चीज़ फेलियर होती है तो ये क्रैश नहीं होगी, ये क्या करती है, नल रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो स्लोअर बट सेफ, ठीक है। और इसको क्या वर्चुअल की ज़रूरत होती है, हमने देखा था ना वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, रन टाइम में डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, समझ आया। और ये मेक श्योर करता है कि जो चाइल्ड क्लास के मेथड्स हैं वो कॉल होती हैं वर्चुअल, ठीक है। तो आपको समझ आया ना कि वाई डायनेमिक कास्ट इज सेफर, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 15, कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस, व्हेन टू प्रिफर। अब ये बताओ कि कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस होता क्या है, हमने ऑलरेडी समझा दिया है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि इसको क्यों प्रेफर करते हैं, कंपोजिशन को क्यों प्रेफर करेंगे और इनहेरिटेंस को क्यों प्रेफर करेंगे। तो देखते हैं, जैसे कंपोजिशन क्या होता है, हैज़ अ रिलेशनशिप बताता है, और इनहेरिटेंस क्या होता है, इज अ रिलेशनशिप बताता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है। इनहेरिटेंस का हम यूज़ तब करते हैं जब हमको ऑलरेडी कोई चीज़ दी हो और हमको कुछ उसमें ऐड फीचर्स करने हो, जैसे कि हमको एनिमल क्लास दी है, अब डॉग के लिए हमें कुछ अलग फीचर्स करेंगे कि जैसे साउंड कैसे करेगा डॉग, कैट कैसे साउंड करेगी, हमको सिर्फ ऐड फीचर्स करना है, ठीक है, तब हम इज अ रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। बट कंपोजिशन क्या है, हैज़ अ रिलेशनशिप, जब हमको लाइक ऐसा नहीं है कि फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे कि हमें उसका रीयूज़ करना है, जैसे कि इंजन है, अब कार इंजन के बिना तो नहीं चलेगी ना, तो ये क्या हैज़ अ रिलेशनशिप है, उसको उसकी नीड है। बट एक चीज़ इसमें क्या है, लूज कपलिंग, मतलब जैसे मान लो इंजन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम इंजन की क्लास को चेंज करेंगे, ये कार की क्लास को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये रीयूज बिहेवियर को दिखाता है, ठीक है, और ये सब टाइप दिखाता है, ट्रू सब टाइप। अब देखो, जैसे यूज इनहेरिटेंस व्हेन चाइल्ड ट्रूली इज अ पेरेंट टाइप, और यूज कंपोजिशन व्हेन यू जस्ट नीड अ फंक्शनैलिटी। तो आपको समझ आया ना कि कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो इफ़ ऑल मेथड वर्चुअल इज इट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आप बताओ, अगर सारी मेथड वर्चुअल रहेंगी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी क्या, नहीं होगी। नो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नीड एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्यों जरूरी होता है वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं वो एक पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करते हैं, उसको अपन यूज़ करते हैं कि हाँ चाइल्ड क्लास की मेथड ओवरराइड होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है अगर सिर्फ वर्चुअल मेथड रहेंगी तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कंडीशन ही यही होती है कि कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन तो होना चाहिए, तभी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी, ठीक है। समझ आया ना, मैंने ये एग्जाम्पल से भी बता दिया है कि ये जो हमने ये क्लास बनाई ये बेस क्लास है, हमने ये वर्चुअल उसमें वर्चुअल फंक्शन दे दिए, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी होगी तब एक प्योर वर्चुअल फंक्शन रहेगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू कॉल अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन कंस्ट्रक्टर। अब आप बताओ क्या प्योर वर्चुअल फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर सकते हो, हाँ कॉल तो कर सकते हो, बट क्या होगा, ये लाइक अनडिफाइंड बिहेवियर दिखाएगा, बताओ क्यों। जैसे कि इसमें क्या बोला है, यू कैन कॉल इट बट इट विल कॉल अ बेस क्लास वर्जन, सो अनडिफाइंड बिहेवियर। अब जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो बेस इसको अपन इनहेरिट करते हैं ना, अपन जो चाइल्ड क्लास में इसको एक्सटेंड करते हैं फिर इसके बारे में लिखते हैं, तो ये क्या करता है, जो पहले बेस क्लास के वर्जन को कॉल करेगा। बट मान लो जब आपने, तो कैन यू कॉल अ प्योर वर्चुअल फंक्शन in a constructor, yeah you can call it but it will be base class version which doesn't exist, so it's so undefined behavior। क्यों ऐसा क्यों होगा, जब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा होता है तब ऑब्जेक्ट ड्राइव टाइप का नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, मतलब मान लो कि जब आपने इसको कॉल किया तो क्या होगा, वी टेबल तो बनी ही नहीं होगी और वी पॉइंटर किसी फंक्शन को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा, तो ड्राइव वाली फंक्शनैलिटी तो एक्टिव ही नहीं हुई ना। तो अब आप कॉल तो कर दोगे पर जिस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा ना। इसलिए जैसे कि हमने ये बेस क्लास है, इसमें हमने वर्चुअल फंक्शन कर तो दिया, अब ये ड्राइव क्लास है, अब हमने इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल तो किया बट बेस क्लास तो अभी बनी ही नहीं थी, तो क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। तो नेवर कॉल अ वर्चुअल फंक्शन फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर। समझ आया ना क्या होता है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यस,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहने हैं वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड, मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर दिखा रही हो, लाइक अपन उसको इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं जिसके अंदर वो होती है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिसके अंदर से बॉडी दी है, अब आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि वॉइड स्लीप। अब ऐसा है कि ये एनिमल क्लास है, उसमें सोना तो सबका सेम ही होगा ना। अब साउंड सबका डिफरेंट होगा, तो हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपने हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कर सकती है हर क्लास, हर चाइल्ड क्लास। जैसे डॉग का साउंड अलग है, कैट का साउंड अलग है, तो समझ आया ना कि कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वह नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। कैन टू क्लासेस बी अ फ्रेंड्स फॉर ईच अदर? अब आप बताओ कि दो क्लासेस फ्रेंड हो सकती हैं? हाँ, क्यों? यस, टू क्लासेस कैन बी अ म्यूचुअल फ्रेंड्स व्हाट कैन एक्सेस ईच अदर प्राइवेट मेंबर। क्या होता है जब हम दो क्लास को लाइक फ्रेंड्स बना देते हैं, लाइक क्लास ए फ्रेंड्स ऑफ क्लास बी, तो क्या होगा, जो क्लास बी रहेगी, क्लास ए की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकती है और देख सकती है और एक्सेस भी कर सकती है। समझ आया ना? ठीक है। तो कोवेरिएंस एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? जैसे कि मान लो अपन एग्जांपल से देखते हैं, एनिमल क्या है? एनिमल पेरेंट क्लास है। अब उसकी चाइल्ड क्लास क्या होंगी? डॉग, कैट, कोई भी एनिमल उसका चाइल्ड हो सकता है, ठीक है? अब आपको जब कोवेरिएंस करता है क्या है? ये पेरेंट का भी मोर स्पेसिफिक टाइप को रिटर्न करता है। कैसे करता है? जैसे कि मान लो एनिमल एक ब्रॉड टर्म है, अब कोई भी एनिमल आ सकता है। अगर हम उसके मोर स्पेसिफिक टर्म पे जाना चाहेंगे तो कोई भी एनिमल लिख सकते हैं, जैसे कि डॉग, कैट। तो यही होता है कोवेरिएंस। समझ आया ना? अब अपन ने ऊप्स के जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, वो सारे डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है जो मैंने बाय मिस्टेकली अगर डिस्कस नहीं किया है, तो आप कमेंट कर देना, अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसे लगी, और कोई नया टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट इट